जय जवाहर दोस्तों। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बैंकिंग। और बैंकिंग के अंतर्गत ये सब अपने को पढ़ना पड़ता है। आरबीआई, बैंकों का इतिहास, राष्ट्रीयकरण, प्रकार, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशन और साथ में क्या, अन्य अवधारणाएं। इतना कुछ को देखना है। और इतना कुछ को देखने के अंतर्गत इसका एक वीडियो पहला क्लास हो चुका है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है क्या, आरबीआई के बारे में बताया कि उसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसकी संरचना क्या होती है और कार्य क्या है उसके, ये देख लिए हैं। अब हमको पढ़ना है आगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं बैंकों का इतिहास और राष्ट्रीयकरण का, है ना। चलिए, तो बैंकों के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो बैंकों के इतिहास में कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, पूरा बैंक हिस्ट्री नहीं ला रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे 1870, इस ईयर को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बैंक के नाम से, हिंदुस्तान बैंक के नाम से भारत का प्रथम बैंक खोला गया था, जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तान बैंक। 1870 में यह भारत का प्रथम बैंक था। स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, तो याद रखिएगा, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये 1870 का ईयर है। दूसरा अगर मैं बात करूं 1806, तो याद रखिएगा इस दौरान क्या हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो यहाँ बस मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो हिंदुस्तान बैंक था, जो भारत का प्रथम बैंक था, यह बैंक कुछ वर्षों बाद बंद हो गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। 1806 में कलकत्ता में, 1840 में बम्बई में और 1843 में मद्रास में बैंक की स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान बैंक, और ये क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इन तीनों बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज करके, क्या, मर्ज, मिलाकर, विलय कर 1921 में इसका नाम बदल दिया गया और बना दिया गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इन तीनों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। यही बैंक है जो आगे चल के एसबीआई बना है, राष्ट्रीयकरण किया गया है 1 जुलाई 1955 को, उसको राष्ट्रीयकरण में ले लेंगे। 1865, याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। कब? 1865 में। उसी नाम से कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक है, जो आज भी इलाहाबाद बैंक के नाम से क्या करता है, कार्यरत है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारतीय पूंजी से निर्मित या प्रथम भारतीय बैंक इसको बोला जाता है, पंजाब नेशनल बैंक को, है ना। भारतीयों के पूंजी से निर्मित प्रथम बैंक है ये, मतलब जहां पूर्णता क्या लगा था, भारत का ही पैसा लगा था, विदेशी पैसा नहीं लगा था। तो वो कौन सा बैंक था? पीएनबी बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। आईडी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में एनबीएफसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, एनबीएफसी के रूप में, जिसको 1994 में बैंक का दर्जा दिया गया। तो क्या बोल रहा हूं मैं, आईडीबीआई बैंक, ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में एनबीएफसी के रूप में हुई थी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में। ठीक है,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में, जिसको 1994 में पूर्णतः बैंक का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ईयर आपका क्या, 2015। तो 2015 की मैं बात करूं तो 2015 में क्या हुआ है, तो 2015 में बोला गया भाई, तो 2 नए बैंकों की स्थापना हुई है। ये भारत के नवीनतम बैंक है। 2 नए बैंकों की स्थापना। तो ये 2 नए बैंक कौन कौन से हैं भाई, तो एक है आपका इसमें बंधन बैंक, बंधन है ना, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, IDFC। ठीक है, तो IDFC और बंधन बैंक। IDFC का फुल फॉर्म क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा बैंकों के इतिहास के पर्पज से कि भाई कौन प्रथम भारतीय बैंक था, कार्यरत पुराने नाम से प्रथम बैंक कौन था, और ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा भी प्रथम बैंक की स्थापना की गई थी। उसको पूछा जाता है ना, अगर पूछना रहता है तो इतिहास से क्वेश्चन। चलिए अब बात आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण क्या है, तो राष्ट्रीयकरण क्या है, तो राष्ट्रीयकरण मतलब बैंकों का नियंत्रण, बैंकों का नियंत्रण सरकार के द्वारा अपने पास लेना, सरकार के द्वारा अपने पास लेना। या निजी बैंकों को खरीदना बोलो, डायरेक्ट अगर सिंपल भाषा में बोलोगे तो निजी बैंकों को क्या करना, खरीदना। तो निजी बैंकों का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना, मतलब उसको सरकारी बैंक बना देना। ठीक है, तो सरकारी बैंक कब बनेगा, जब निजी बैंक को खरीद लेंगे, अपना बना लेंगे। जैसे अभी क्या रहे, अपने बैंक को निजी बना रहे हैं, उसका अपोजिट नेशनलाइजेशन। चलिए ठीक, ये होता है क्या, निजी का क्या, नेशनलाइजेशन। अब स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति क्या थी, अगर स्वतंत्रता के पूर्व अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व जो था ना हमारा, ये जो जितने भी बैंक थे सभी बैंक क्या थे, निजी क्षेत्र के थे, सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे। तो याद रखिएगा सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे, अधिकांशतः बैंक। ठीक, दूसरा चीज क्या, ये जो बैंक थे इस पर नियंत्रण नहीं था किसी का, क्या नहीं था, नियंत्रण नहीं था। तो नियंत्रण नहीं था इसका मतलब क्या, धोखाधड़ी बहुत था। क्या था, सॉरी, नियंत्रण नहीं था बैंकों का। ठीक है, बैंकों के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, इसका मतलब क्या है भाई, धोखा ज़्यादा हो रहा है, जो जमा राशि है, जमा पूंजी है वो सुरक्षित नहीं है। और तीसरा क्या, ये बैंक जो थे ये केवल और केवल शहरों तक ही सीमित थे। क्या थे, शहरों तक ही सीमित थे। तो ये कुछ समस्याएं थी, इन समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो याद रखना है जी, क्या बोल रहा हूं मैं, स्वतंत्रता के पूर्व बैंकों में धोखाधड़ी बहुत होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में था ही नहीं। ठीक है, और जो भी बैंक था वो सभी क्या था, निजी क्षेत्रों का था। तो निजी क्षेत्र का बैंक को सरकार का बनाना, और एक और उद्देश्य क्या, धोखाधड़ी को कम करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो, बैंकों का विकास हो। इसी के उद्देश्य क्या किया गया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आपका क्या हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब
राष्ट्रीयकरण में कब कब किया गया, तो याद रखिएगा, एक तो 1949 में किया गया था। किसका किया गया था? आरबीआई का। ठीक। दूसरा कब किया गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई, इसको डेट थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1 जुलाई को 1955 किसका किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी मैं बताया था 1921 में क्या किया गया था, तीनों बैंक को मिला दिया गया था, मिलाया गया था ना, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का बैंक को। तो उसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर क्या किया गया? प्लस क्या किया गया? नाम भी बदला गया और नाम बदलकर क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955। पहले उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, इसके बाद अब ईयर आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है 1969 और दूसरा आपको याद रखना है 1980। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 50-50 करोड़ रुपए थी। कितनी थी पूंजी? 50-50 करोड़ रुपए थी, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बड़े क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया जी? तो ये कब किया गया? 1980 में बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ की थी। तो याद रखिएगा न्यूनतम चुकता पूंजी कितने की थी? 200 करोड़ की थी। ठीक है, तो एसबीआई का किया गया, फिर 14 का किया गया तो 15 हो गए, साथ में 6 का किया गया तो 21 हो गए। तो याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, तो याद रखिएगा भारत सरकार का जो अभी नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का क्या किया जा रहा है? विलयकरण किया जा रहा है। और इस विलयकरण के कारण अभी जो हमारे बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, नेशनलाइज बैंक की संख्या कितना है? 12 है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ना, कौन कौन से हैं ये नहीं, लेकिन याद रखिएगा कौन कौन से हैं। 12 है, ठीक है। अब कौन कौन से है थोड़ा और डिटेल में जाना है तो बिल्कुल आप गूगल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? बैंकों का इतिहास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इस 2 टॉपिक को हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बैंकों के प्रकार पर। देखो, ये जो बैंकों का प्रकार होता है ना, ये 2 प्रकार के बैंक होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? बैंकों के प्रकार। एक को बोला जाता है सूचीबद्ध बैंक, एक को क्या बोला जाता है? सूचीबद्ध बैंक। क्या बोल दिया जाता है? सूचीबद्ध बैंक। दूसरे को क्या बोल दिया जाता है जी? गैर सूचीबद्ध बैंक। गैर सूचीबद्ध बैंक। तो याद रखना है आपको, एक आपका सूचीबद्ध बैंक और दूसरा आपका क्या? गैर सूचीबद्ध बैंक। ठीक है, अब ये होता क्या है? शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। सूचीबद्ध को क्या बोल दिया जाता है? शेड्यूल बैंक, और इसको क्या बोला जाता है? नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, चलिए, अब ये होता क्या है सूचीबद्ध बैंक? तो बोला गया ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 2 में सूचीबद्ध होते हैं, इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है?
सूचीबद्ध होते हैं। लिख लीजिएगा पूरा, सूचीबद्ध होते हैं करके, ठीक है। और सेम चीज जो आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 2 में सूचीबद्ध नहीं होते। बस इतना आपको याद रखना है थोड़ा सा, सूचीबद्ध नहीं होते और ये सूचीबद्ध होते हैं। तो जब कोई बैंक दिवालिया वगैरह हो जाता है ना, तो उसको क्या करती है आरबीआई, फिर इस सूची से बाहर कर देती है, धारा 2 से निकाल देती है, ठीक है जी। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 के धारा में 2 में क्या होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं और दूसरा सूचीबद्ध नहीं होता। अब ये जो सूचीबद्ध होते हैं इनको कुछ काम करना पड़ता है, थोड़ा याद रखिएगा। तो सूचीबद्ध जो होते हैं इन पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। आरबीआई का क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक। साथ में समय समय पर आरबीआई इनके लिए क्या करती है, समय समय पर आरबीआई इनके लिए न्यूनतम चुकता पूंजी का निर्धारण करती है। समय समय पर आरबीआई इनके लिए न्यूनतम चुकता पूंजी का निर्धारण करती है, याद रखिएगा, पूंजी का निर्धारण करती है। साथ में क्या बोला जा रहा है, आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक एवं शाख नीति का इनको पालन करना पड़ता है। इनको मौद्रिक एवं शाख नीति का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इनको मौद्रिक एवं शाख नीतियों का, मौद्रिक एवं शाख नीतियों का पालन करना पड़ता है, ठीक है जी। थोड़ा सा याद रखिएगा क्या करना पड़ता है, मौद्रिक एवं शाख नीतियों का पालन करना होता है ना। और एक पॉइंट और बोला जाता है कि इनके किसी भी कार्य से ग्राहकों की जमा राशि का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा जो बोल रहा हूँ, क्या, इनके किसी भी कार्य से ग्राहकों की जमा राशि का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंकों के यदि प्रकार की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोल दिया जाता है क्या, शेड्यूल बैंक, और दूसरे को बोल दिया जाता है क्या, नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। तो कौन कौन से बैंक, एक सूचीबद्ध बैंक और दूसरा क्या, गैर सूचीबद्ध बैंक। सूचीबद्ध बैंक सिंपल सी बात, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में सूचीबद्ध होते हैं, और जो नहीं सूचीबद्ध होते हैं वो गैर सूचीबद्ध हैं। जो सूचीबद्ध होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, आरबीआई का नियंत्रण होता है, ठीक। न्यूनतम चुकता पूंजी का निर्धारण समय समय पर आरबीआई के लिए करती है। जो मौद्रिक एवं शाख नीतियाँ जारी की जाती है उनका पालन इनको करना पड़ता है। और साथ में क्या बोला जा रहा है कि भाई इनके किसी भी गतिविधियों से ग्राहकों के जमा राशि का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये जो सूचीबद्ध बैंक होते हैं, ये जो सूचीबद्ध बैंक होते हैं, इन बैंकों को क्या किया जाता है, अगेन डिवाइड किया जाता है। एक को बोल दिया जाता है क्या, सूचीबद्ध बैंक को, एक को बोला जाता है क्या, आपका वाणिज्यिक बैंक, क्या बोल दिया जाता है, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट वन जो होता है उसको बोल दिया जाता है आपका क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वन जो होता है उसको बोल दिया जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है आपका सहकारी बैंक, ठीक है जी। तो एक क्या, अब देखो सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध में हमने पहले डिवाइड किया बैंकों के प्रकार को। अब ये जो सूचीबद्ध जो बैंक है ना, इनको अगेन 3 पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए। एक को क्या बोला जा रहा है आपका वाणिज्यिक, दूसरे को क्या बोला जा रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और थर्ड वन को क्या बोला जा रहा है सहकारी बैंक, ठीक है। चलिए, ये जो वाणिज्यिक बैंक होता है ना, ये क्या होते हैं, यह बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं,
कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, ये लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। हालांकि आरबीआई ने एक उद्देश्य इनका और जोड़ दिया है, आरबीआई के द्वारा एक उद्देश्य और जोड़ा गया है। वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वित्तीय समावेशन का। याद रखिएगा, तो क्या बोल रहा हूँ? वित्तीय समावेशन का, वित्तीय समावेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, ये केवल और केवल लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक, एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। लेकिन अभी हाल ही के कुछ सालों में क्या किया गया, आरबीआई के द्वारा इनका एक और उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि भाई लाभ कमाओ, लेकिन साथ में क्या करो, वित्तीय समावेशन पर ध्यान दो करके। पढ़ेंगे टॉपिक, वित्तीय समावेशन आएगा। ठीक, इस वाणिज्यिक बैंकों को, इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोगों को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वाणिज्यिक बैंक है, इस वाणिज्यिक बैंकों को क्या किया जाता है, दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक को बोल दिया जाता है सार्वजनिक बैंक और दूसरे को बोल दिया जाता है क्या, निजी बैंक। तो एक सार्वजनिक और दूसरे निजी बैंक। तो सार्वजनिक बैंक जिस पर मालिकाना हक किसका होता है, सरकार का होता है, मालिकाना हक सरकार का है ना। और जिस पर मालिकाना हक किसका होता है भाई, निजी क्षेत्रों का होता है। तो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से बैंक हैं, तो बहुत सारे बैंक हैं। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है ना, ये सभी क्या है, निजी बैंक है। एसबीआई है, पीएनबी बैंक है, वो सभी क्या है, आपके सार्वजनिक बैंक है। तो याद रखिएगा मैं क्या बोला, सूचीबद्ध बैंक, इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वाणिज्यिक बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा क्या, सहकारी बैंक। ठीक, तो जो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक होता है, इसको क्या बोला जाता है, ये ऐसे बैंक होते हैं जो केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ठीक है, स्थापना के आधार पर, या स्थापना नहीं बोलेंगे क्योंकि स्थापना तो हो सकता है स्टार्टिंग में निजी क्षेत्र करे, बाद में हो सरकार का हो जाए, या स्टार्टिंग में सरकार स्थापना की है या बाद में निजी क्षेत्र खरीद ले। तो हम क्या बोलेंगे, मालिकाना हक के आधार पर या डायरेक्ट। यह दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक और दूसरा क्या, निजी। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे जिन पर मालिकाना हक सरकार का हो, एसबीआई पीएनबी एग्जाम्पल। निजी क्षेत्र जिस पर मालिकाना हक निजी क्षेत्र का हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब एग्जाम्पल होगा। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, हमने देख लिया अभी क्या, हमने क्या देखा, तो अभी हमने यहाँ पर देखा बैंकों के इतिहास की बात की है ना, कुछ कुछ पॉइंट उसमें देखा। उसके बाद हमने क्या किया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की। राष्ट्रीयकरण में बताया कि क्यों किया गया राष्ट्रीयकरण, तो ये समस्याएं थे, इसके कारण भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कब से हुई, तो 1949 से हुई। सबसे पहले किसका किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर एसबीआई को लाया गया, फिर 14 बड़े बैंकों का, फिर 6 बड़े बैंकों का, और वर्तमान में लेकिन राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, तो वो क्या है, 12 है। अब बैंकों के प्रकार की बात है, तो मैं क्या बोला, एक को बोला जाता है सूचीबद्ध, दूसरे को क्या बोल दिया जाता है, गैर सूचीबद्ध। धारा 2 में, आरबीआई एक्ट की धारा 2 में सूचीबद्ध होते हैं और ये सूचीबद्ध नहीं होता। ठीक, उसके बाद मैं क्या बता दिया भाई, ये जो सूचीबद्ध बैंक होते हैं, इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। तो अभी का क्लास में यही ऐड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फिर से सहकारी और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।